नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं जो हर निवेशक के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। सवाल ये है कि क्या वॉरेन बफे की जो दशकों पुरानी सलाह है, क्या वो आज की इस तेज रफ्तार मतलब क्रिप्टो और मीम स्टॉक वाली दुनिया में भी काम करती है। हमारे हाथ लगाए सीएनबीसी को दिया गया बफे का एक बहुत ही लंबा चौड़ा इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू तब का है जब कोरोना की खबरों से बाजार में जबरदस्त घबराहट थी। माहौल कुछ कुछ आज जैसा ही था, डर, अनिश्चितता और रोज गिरते हुए नंबर। तो आज हम इसी इंटरव्यू की परतों को खोलेंगे और ये समझेंगे कि जब पूरी दुनिया बेच रही होती है तब बफे जैसा इंसान असल में सोच क्या रहा होता है। क्या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं या इनमें आज भी दम है? चलिए पता लगाते हैं। तो इंटरव्यू शुरू होते ही उनसे वही सवाल पूछा गया जो शायद उस वक्त सबके मन में था। कोरोना वायरस और गिरते बाजार पर उनकी क्या राय है? उनका जवाब सच कहूं तो बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा, देखिए, मुझे इस वायरस के बारे में उतना ही पता है जितना आपको खबरों से पता है। बिल्कुल। उन्होंने हेल्थ एक्सपर्ट बनने की जरा भी कोशिश नहीं की। उन्होंने फौरन बात को अपने पहले सिद्धांत पर ला दिया। उन्होंने कहा, देखिए, जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक स्क्रीन पर चमकता हुआ कोई सिंबल नहीं खरीद रहे होते। आप एक चलती फिरती कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। दिमाग में ये बिठाना सबसे जरूरी है कि मैंने आज एक बिजनेस खरीदा है। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असली दुनिया में, मतलब जब आपका पोर्टफोलियो एक ही दिन में 10% गिर जाता है, तब ये मैं बिजनेस की मालिक हूँ वाली सोच बनाए रखना तो बहुत मुश्किल होता होगा। क्या बफे ने इस मनोवैज्ञानिक दबाव से निपटने के लिए कोई सलाह दी? यही तो सबसे बड़ा फर्क है। बफे का तर्क है कि हम असल दुनिया की चीजों और स्टॉक मार्केट की चीजों के लिए अलग अलग दिमाग इस्तेमाल करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपने अपने शहर में एक रेस्टोरेंट खरीदा हो या कोई अपार्टमेंट खरीदा हो। हाँ, कोई असल बिजनेस। बिल्कुल। तो क्या आप रोज सुबह उठकर किसी से उसका भाव पूछेंगी? क्या कोई खराब खबर आने पर आप उसे तुरंत बेचने निकल पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप उसे 10, 20, 30 साल के लिए खरीदती हैं। तो फिर स्टॉक्स के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? सही बात है। हम अपने घर की कीमत रोज चेक नहीं करते। ठीक वही बात। बफे का बस एक ही सवाल है, क्या पिछले 24 घंटों की खबरों ने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के अगले 20 साल के भविष्य को बदल दिया है? और 99% मामलों में इसका जवाब नहीं होता है। उन्होंने अपना खुद का उदाहरण दिया जो इस बात को और मजबूत करता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना पहला स्टॉक 11 साल की उम्र में 1942 में खरीदा था। 1942? मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और प्रशांत महासागर में अमेरिका की हालत बहुत खराब थी। उस माहौल में एक 11 साल का बच्चा स्टॉक खरीद रहा था। हाँ, और उनका कहना है कि मुसीबत हमेशा आने वाली होती है। ऐसा कोई दौर नहीं आएगा जब सब कुछ शानदार हो। कोई ना कोई डर हमेशा बना रहेगा। उन्हें 2008 का संकट भी याद था। उस वक्त जब लेहमन ब्रदर्स डूब चुका था और दुनिया खत्म होती दिख रही थी, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा था। उसका शीर्षक था बाय अमेरिकन, आई एम। अमेरिकी स्टॉक खरीदो, मैं खरीद रहा हूँ। हाँ, उन्होंने साफ कहा था कि मुसीबत आ रही है लेकिन स्टॉक खरीदो। तो उनके लिए बाजार की गिरावट खतरे की घंटी नहीं बल्कि मौके की घंटी है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज पसंद है, मान लीजिए आपको बर्गर पसंद है और वो कल 100 रुपए का था और आज 80 का मिल रहा है, तो आप दुखी होंगे या खुश? आप खुश होंगे। हाँ, खुशी होंगी। तो जो कंपनियां आपको पसंद हैं, अगर उनके शेयर सस्ते मिल रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। वो बाजार के सबसे निचले पॉइंट को पकड़ने की कोशिश को मतलब पूरी तरह से बेवकूफी मानते हैं। कोई नहीं जानता कि बॉटम कहाँ है। जरूरी ये जानना है कि क्या आप एक अच्छी कंपनी को एक अच्छी कीमत पर खरीद रहे हैं। अगर हाँ, तो खरीदिए। तो अगर हम गिरावट में खरीद भी लें तो क्या खरीदें? आज के जमाने में तो सब कहते हैं कि स्टॉक्स में बहुत जोखिम है, अगर सुरक्षित रहना है तो बॉन्ड्स में पैसा लगाओ। लेकिन बफे की सोच तो इस मामले में कुछ और ही है, और वो भी एक 100 साल पुरानी किताब से निकली है। हाँ, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। 1924 में एडगर लॉरेंस स्मिथ नाम के एक सज्जन एक किताब लिख रहे थे। उनका मकसद ये साबित करना था कि जब अर्थव्यवस्था सुस्त हो तो बॉन्ड्स बेहतर रिटर्न देते हैं, और जब महंगाई बढ़ रही हो तो स्टॉक्स। उस समय यही माना जाता था। तो उन्होंने पिछले कई दशकों का डेटा खंगालना शुरू किया, ये सोचकर कि वो अपनी बात को आंकड़ों से साबित कर देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बिल्कुल उल्टा। डेटा देखकर वो हैरान रह गए। उन्हें पता चला कि लगभग हर दौर में स्टॉक्स ने बॉन्ड से बेहतर प्रदर्शन किया था।
वो अपनी ही रिसर्च से मतलब चौंक गए और फिर उन्होंने इसका कारण ढूंढा जिसने निवेश की दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो कारण क्या था? कारण था एक बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। मान लीजिए एक बॉन्ड है जो आपको 4% का ब्याज देता है और एक कंपनी का स्टॉक है जो 4% का डिविडेंड देती है। कागज पर तो दोनों बराबर लगते हैं ना? हाँ। लेकिन बॉन्ड का 4% हमेशा 4% ही रहेगा। कंपनी जो मुनाफा कमाती है उसका एक हिस्सा तो वो डिविडेंड में दे देती है, लेकिन जो बचा हुआ मुनाफा है वो उसे वापस बिजनेस में लगा देती है, नई फैक्ट्री खोलने में, नई टेक्नोलॉजी लाने में, अपने बिजनेस को और बढ़ाने में। अच्छा, तो ये वो पैसा है जो कंपनी हमारे लिए दोबारा काम पर लगाती है और जिस पर हमें सीधे सीधे टैक्स भी नहीं देना पड़ता। एग्जैक्टली। और यही बर्कशायर हैथवे की सफलता का सबसे बड़ा राज है। उन्होंने अपने 50-60 साल के इतिहास में शायद ही कभी डिविडेंड दिया। वो सारा मुनाफा वापस बिजनेस में लगाते गए और वो पैसा और पैसा कमाता गया। ये कंपाउंडिंग की असली ताकत है। स्मिथ की उस किताब ने बफे को ये बात बहुत कम उम्र में सिखा दी थी। और आज जब दुनिया भर में ब्याज दरें लगभग 0 है, तब तो ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। आज ये पहले से कहीं ज्यादा सच है। बफे ने इंटरव्यू में एक जबरदस्त तुलना की। उन्होंने कहा कि आज के माहौल में 30 साल का अमेरिकी सरकारी बॉन्ड खरीदना जो आपको मुश्किल से 2% का रिटर्न देगा, ये जानते हुए कि अगले 30 साल तक ये रिटर्न नहीं बढ़ेगा, ये गणित के हिसाब से एक ऐसे स्टॉक को खरीदने जैसा है जिसे आप उसकी कमाई के 50 गुने दाम पर, मतलब 50 PE रेशियो पर खरीद रहे हैं। और साथ में ये शर्त भी है कि उस कंपनी की कमाई अगले 30 साल तक एक पैसा भी नहीं बढ़ेगी। कोई भी समझदार निवेशक तो ऐसा स्टॉक कभी नहीं खरीदेगा। बिल्कुल। तो फिर वही चीज बॉन्ड्स के रूप में क्यों खरीदें? उनकी नजर में अच्छी कंपनियों के स्टॉक जिनकी कमाई समय के साथ बढ़ती है, वो आज बॉन्ड्स के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा आकर्षक हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कोई भी स्टॉक खरीद लें। बिजनेस अच्छा होना चाहिए। तो फिर बफे जो कहते हैं, क्या वो करते भी हैं? उनके पास $125 बिलियन से ज्यादा कैश पड़ा हुआ है। कई आधुनिक निवेशक इसे कैश ड्रैग कहते हैं कि ये पैसा बेकार पड़ा है, इसे बाजार में क्यों नहीं लगा देते। इस आलोचना पर बफे का क्या जवाब होगा? उनका जवाब बहुत साफ है। वो कहते हैं कि बर्कशायर हमेशा से नेट बायर रहा है, यानी हम बेचते कम हैं और खरीदते ज्यादा हैं। और ये जो कैश है ये बेकार नहीं पड़ा है, ये हमारा हथियार है। ये एक भरी हुई बंदूक की तरह है जिसे हम सिर्फ तभी चलाते हैं जब कोई बहुत बड़ा शिकार सामने आता है। 2008 में जब सब डरे हुए थे, तब यही कैश उनके काम आया था जब उन्होंने गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका में बड़े निवेश किए थे। वो कहते हैं कि जब मौका आता है तो आपको तैयार रहना होता है। कैश आपको वो तैयारी देता है। इंटरव्यू में उन्होंने कुछ खास कंपनियों पर भी बात की थी, जैसे वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका। इससे उनकी रणनीति का और अंदाजा लगता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प था। उन्होंने बताया कि वो वेल्स फार्गो बैंक में अपनी हिस्सेदारी लगातार कम कर रहे हैं, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका में बढ़ा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वेल्स फार्गो में क्या गड़बड़ है, तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने अपने पार्टनर चार्ली मंगर को कोट किया, An ounce of prevention is worth a ton of cure. एक आउंस की रोकथाम एक टन इलाज से बेहतर है। हाँ। उन्होंने कहा कि बिजनेस में समस्याएं आती हैं, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि आप उन्हें कितनी जल्दी पकड़ते हैं और कितनी ईमानदारी से ठीक करते हैं। और शायद वेल्स फार्गो ने अपने फर्जी अकाउंट वाले स्कैंडल को संभालने में यही गलती की। उन्होंने समस्या को नजरअंदाज करने की कोशिश की। शायद यही बात बफे को पसंद नहीं आई। मैनेजमेंट की ईमानदारी और तेजी उनके लिए सबसे जरूरी है। और फिर बात आई एप्पल की, जो बर्कशायर का अब तक का सबसे बड़ा निवेश बन चुका। अब हम उस हिस्से पे आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। बफे एप्पल को एक टेक कंपनी मानते ही नहीं है। ये तो मतलब पूरी धारणा ही बदल देता है। क्या इसका मतलब ये है कि वो आईफोन को कोको कोला की तरह देखते हैं? ठीक यही, बिल्कुल सही पकड़ा। वो कहते हैं कि मैं एप्पल के चिप की तकनीक नहीं समझता, लेकिन मैं लोगों के व्यवहार को समझता हूँ। वो एप्पल को एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी मानते हैं। उनका कहना है कि आईफोन लोगों की जिंदगी के केंद्र में है। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए लोग $1000 खर्च करने को तैयार हैं, और इसके इकोसिस्टम में आने के बाद वो बाहर नहीं जाते। ब्रांड की वफादारी जबरदस्त है। उनकी नजर में ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। और उन्होंने मजाक में ये भी बताया कि आखिरकार उन्होंने अपना वो 10 को पुराना फ्लिप फोन छोड़कर एक आईफोन ले ही लिया है। हाँ, और ये दिखाता है कि वो सिर्फ कंपनी के नंबर ही नहीं देखते, बल्कि उसके प्रोडक्ट की ताकत को जमीनी स्तर पर भी समझते हैं। करेंसी जैसे विषयों पर भी लागू होती होगी, जहाँ कोई टैंजिबल प्रोडक्ट है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी।
क्रिप्टो करेंसी पर उनकी राय जरा भी नहीं बदली है। वो कहते हैं कि इसका कोई आंतरिक मूल्य मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ये कुछ पैदा नहीं करती। एक खेत आपको फसल देता है, एक अपार्टमेंट आपको किराया देता है, एक कंपनी मुनाफा कमाती है। बिटकॉइन क्या करता है? कुछ नहीं, वो बस पड़ा रहता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये ग्रेटर फूल थ्योरी तो सोने या आर्ट पर भी लागू हो सकती है। लोग सोना भी तो इसीलिए खरीदते हैं कि कोई और उसे ज्यादा दाम पर खरीद लेगा। तो बफेट को क्रिप्टो से इतनी चिढ़ क्यों है? कि कम से कम हजारों साल पुरानी उपयोगिता है, उसे गहनों में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री में काम आता है, उसका एक इतिहास है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे क्या है? सिर्फ एक उम्मीद कि अगला खरीदार आपसे ज्यादा बेवकूफ होगा और इसे ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। बफे ने साफ कहा, मैं अपने जीवन में कभी कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीदूंगा। इसका अंत अच्छा नहीं होगा। कंपनियों में वैल्यू कौन बनाता है और कौन उसकी रक्षा करता है? यहीं पर कॉर्पोरेट बोर्ड्स की बात आती है और इस पर भी बफे की राय काफी हटके है, जो कोई दूसरा सीईओ शायद ही सार्वजनिक तौर पर कहे। हाँ, उन्होंने स्वतंत्र निदेशकों यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पूरे कॉन्सेप्ट पर ही सवाल उठा दिया। कानून कहता है कि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जो शेयर धारकों के हितों की रक्षा करें। बफे कहते हैं कि ये काफी हद तक एक दिखावा है। ये तथाकथित स्वतंत्र निदेशक साल में 6-7 बार मीटिंग में आते हैं और इसके लिए उन्हें 2-3 लाख डॉलर मिलते हैं। मतलब लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए। तो ये फिर से वही स्किन इन द गेम वाली बात हो गई। डायरेक्टर का हित अपनी मोटी फीस बचाने में, शेयर होल्डर का हित कंपनी को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल। बफे कहते हैं कि अगर सीईओ ने आपको उस बोर्ड में जगह दी है तो क्या आप उस सीईओ के किसी फैसले के खिलाफ वोट करने की हिम्मत करेंगे, ये जानते हुए कि आपकी ये मोटी तनख्वाह खतरे में पड़ सकती है? ज्यादातर लोग नहीं करते। वो कहते हैं कि कई बोर्ड्स में दोस्ती यारी और एक दूसरे की पीठ थपथपाने का कल्चर होता है। वो असल में स्वतंत्र नहीं होते। ये तो हुई कंपनी चलाने की बात, लेकिन देश चलाने पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। इंटरव्यू के समय बर्नी सैंडर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनने की दौड़ में काफी आगे थे और उनकी समाजवादी नीतियों की बहुत चर्चा थी। हाँ, और बफे खुद को एक डेमोक्रेट मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कट्टर नहीं हूँ। उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें माइक ब्लूमबर्ग, जो एक अरबपति कारोबारी हैं, और बर्नी सैंडर्स में से चुनना हो तो वो ब्लूमबर्ग को चुनेंगे। लेकिन उन्होंने सैंडर्स की एक बात से सहमति भी जताई। मतलब वो पूंजीवाद की खामियों को मानते हैं पर उसे उखाड़ फेंकने के बजाय सुधारना चाहते हैं। एकदम सही। उन्होंने कहा कि बर्नी सैंडर्स इस बात को सही पहचानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था ने बहुत से लोगों को पीछे छोड़ दिया है और उनकी मदद की जानी चाहिए। बफे इस बात से पूरी तरह सहमत है, लेकिन वो सैंडर्स के तरीकों से सहमत नहीं है। जैसे सैंडर्स का एक प्रस्ताव था कि बड़ी कंपनियों में 20% हिस्सेदारी कर्मचारियों को दे दी जाए। बफे का मानना है कि पूंजीवाद ने अमेरिका में जो चमत्कार किया है वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसे खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे ऐसा बनाने की जरूरत है कि इसके फायदे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जो लोग इस दौड़ में पीछे रह जाएं उनके लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम हो। तो आज के इस पूरी बातचीत के बाद अगर हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आएं कि क्या बफे की पुरानी बातें आज भी काम की हैं, मुझे तो लगता है पहले से कहीं ज्यादा। पहली बात तो ये कि खबरों के शोर में अपनी सोच को स्थिर रखना और एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचना। दूसरी बात ये समझना कि लंबी अवधि में अच्छी कंपनियां जो अपनी कमाई को वापस बिजनेस में लगाती हैं वो लगभग हमेशा स्थिर आय देने वाले साधनों जैसे बॉन्ड से बेहतर साबित होंगी। जी, खासकर जब ब्याज दरें इतनी कम हो। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, हमेशा कुछ बारूद सूखा रखो, यानी कुछ कैश हाथ में रखो। इसलिए नहीं कि आप डरपोक हैं, बल्कि इसलिए कि जब दुनिया डर रही हो तो आप खरीदारी करने की हालत में हो। बिल्कुल। और बफे ने एक बात और कही जो मुझे लगता है कि आज के दौर में हर निवेशक को अपने डेस्क पर लिख के रख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, यील्ड यानी ज्यादा रिटर्न के पीछे भागना वास्तव में बेवकूफी है, लेकिन यह बहुत मानवीय है। हर कोई जल्दी और ज्यादा कमाना चाहता है, यह हमारी फितरत है। और यही आज का हमारा अंतिम विचार है। जब दुनिया भर में बैंक आपको आपकी बचत पर लगभग कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जब बॉन्ड्स का रिटर्न भी बहुत कम है, तो एक निवेशक उस मानवीय लेकिन बेवकूफ़ी भरी इच्छा से कैसे बचे? वो इच्छा जो उसे ज़्यादा रिटर्न की तलाश में खतरनाक और बिना सोचे समझे निवेश करने के लिए उकसाती है। इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।